हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमना क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने जो कल काम किया था, यानी कि लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि किस प्रकार से दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होती है और उस इंटरेक्शन का जो मैग्नीट्यूड था वो कूलम्ब्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें उस इंटरेक्शन के डायरेक्शन की, तो मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से हमें जो फोर्स लगता है बिटवीन टू चार्जेस, तो उनकी डायरेक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने डिफरेंट पार्टिकल सिस्टम लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपल पार्टिकल सिस्टम की बात करता हूँ। अगर हमारे पास एक चार्ज सिस्टम है, यानी कि सिर्फ एक ही चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब क्या हुआ बेटा? नो फोर्स विल एक्ट ऑन इट। तो एक ही चार्ज है तो कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं फोर्स लगाने के लिए, तो कोई फोर्स उस पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और वो पार्टिकल या वो चार्ज फ्री चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अगर हम बात करें सेकेंड जो सिचुएशन है, टू चार्ज सिस्टम में क्या होता है बेटा? दे विल फॉर्म ए कपल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू चार्जेस विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ईच अदर। जो हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा भी था कि जो ये पहला चार्ज है इस पर दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा और जो दूसरा चार्ज है उस पर पहले चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा। अब ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्सन का भी हो सकता है। आपको इस बात का भी पता है अट्रैक्शन कब होगी? जब अपोजिट चार्ज होंगे, यानी कि एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो क्या होगा? अगर प्लस और माइनस है तो इस तरीके से अट्रैक्शन होगी, अगर दोनों प्लस हैं तो रिपल्सन होगी और दोनों माइनस है तो भी क्या होगी? रिपल्सन होगी। इसलिए बोथ चार्जेस विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू अदर चार्ज। ये बात आपको समझ में आ गई कि टू चार्ज सिस्टम में क्या होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बेटा, तीन चार्जेस अगर हम ले लें, थ्री चार्ज सिस्टम की बात करें, तो इसमें भी यहां पर मैंने थ्री वर्टेक्स पॉइंट ले लिए ट्रायंगल के और उन पर तीन चार्जेस Q1, Q2 और Q3 को सिचुएट करवा दिया। तो उस सिचुएशन में बेटा हमने तीनों चार्जेस पर अलग अलग फोर्सेस को कैलकुलेट किया। अगर हम ए पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करें तो ध्यान से देखिए बेटा, इस ए पॉइंट पर बी की वजह से भी फोर्स लग रहा है FAB और ए पॉइंट पर सी की वजह से भी फोर्स लग रहा है FAC। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ए पॉइंट पर इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, FAC प्लस FAB। इसी प्रकार से FB आ जाएगा FBA प्लस FBC। इसी प्रकार से FC आएगा FCA प्लस FCB। तो आपने क्या पाया बेटा? हेयर द फोर्स ऑन ईच चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस बाय चार्जेस प्रेजेंट। वहां पर जो चार्ज प्रेजेंट हैं उन्होंने जो फोर्स लगाए थे उन सबका वेक्टर सम जो है वो इस किसी भी बिंदु पर लगने वाले फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम इस प्रकार से टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू अदर चार्जेस प्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, हम अब क्या कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको वन पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम और थ्री पार्टिकल सिस्टम में बताया कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अदर जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, टोटल फोर्स को। तो रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय अदर चार्जेस प्रेजेंट नियर दैट चार्ज। उसी कंसेप्ट को बेटा एलोबरेट करने के लिए हम एन पार्टिकल सिस्टम की अगर बात करें तो उसके लिए बेटा हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक एन पार्टिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं। मान लिया हमारे पास एक Q0 चार्ज है जो R0 पोजीशन पर सिचुएटेड है और अदर चार्जेस Q1, Q2 एंड Qn चार्जेस हैं जो डिफरेंट रिस्पेक्टिव पोजीशंस R1, R2 और Rn पोजीशन पर सिचुएटेड है। अब आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि इन चार्जेस के बीच में आपस में इंटरेक्शन होगी। ये सारे के सारे चार्जेस एक दूसरे पर डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इस Q0 पॉइंट पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैलकुलेट होगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पॉइंट चार्ज जो कि Q0 है हमारा यहाँ पर इज द वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो जैसे हम देख सकते हैं बेटा, जैसे इस Q0 पर पहले चार्ज ने जो फोर्स लगाया वो ये लिखा जाएगा, उसको कूलम्ब्स लॉ से हम लिख सकते हैं
सेकंड चार्ज ने जो फोर्स लगाया उसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इंडिविजुअल चार्जेस ने जो फोर्सेस लगाए वो हमने लिख लिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो एफ नॉट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। तो इसको बेटा जब एक्सप्लेन करेंगे, खोलेंगे, इन सारे रिजल्ट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। आई क्या है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट, जो नंबरिंग को डिफाइन करेगा चार्जेस की, कि Q1 Q2 Q3 इस प्रकार से जो चार्जेस अवेलेबल हैं उनकी नंबरिंग क्या है। तो आपको इस प्रकार से समझ में आया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है टू कैलकुलेट द ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस। Students, now we talk about the distribution of charge particle as a continuous charge distribution. Students, as you know that if we take a rigid body, then the charge on the rigid body is actually not represented by the discrete charges. It is represented by the distribution of continuous charges. So, the distribution of charge on a rigid body is actually a type of continuous charge distribution. The distribution of charge on a body actually represented in terms of three distributions, that is known as linear charge distribution. When the charge is distributed over the length of the body, then this type of distribution is known as linear charge distribution, which is represented by linear charge density, which is equal to small amount of charge dq by dl. So we can calculate the charge dq by using lambda into dl. Now if we talk about the surface charge distribution, बेटा surface charge distribution में क्या होता है कि जो चार्ज है वो बॉडी की सरफेस पर टू डायमेंशनली फैला होता है। तो उसके लिए जो हम डेंसिटी यूज करते हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस। डी एस क्या बेटा, स्मॉल सरफेस। तो यहां से हम डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा इंटू ds करके। इसी प्रकार से अगर हमारा चार्ज जो है वो किस प्रकार कहां पर फैला हुआ हो, वॉल्यूम पर फैला हुआ हो, तो उसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस्तेमाल होगी। तो लैम से जो इसके लिए रो का इस्तेमाल होगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी वी। सो वी कैन कैलकुलेट डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। बेसिकली बेटा हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ले रहे हैं यहाँ पर इन तीनों क्वांटिटीज को, जो लैम्डा है, जो सिग्मा है और जो रो है, इनको हम यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं। कई बार बेटा हो सकता है प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ये जो तीनों की तीनों क्वांटिटी है खुद किस पर डिपेंड करें, स्पेस वेरिएशन पे डिपेंड करें, यानी कि ये डिस्टेंस के साथ, पोजीशन के साथ वेरी करती हैं। तो वहां पर इनकी वैल्यू हम फिक्स नहीं ले सकते, पहले हम उनको कैलकुलेट करेंगे तब हम निकालते हैं। बट ऐसी सिचुएशन में जहां पर कंटिन्यूअस और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो वहां पर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कोलंबियन लॉ की ही, कि अगर इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तीनों डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी किसी पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ही एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, फिर दोनों रिजल्ट्स बाद में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यहां पर है, जिसका पोजीशन है, मैं पोजीशन भी डिफाइन कर देता हूं वेक्टर फॉर्म में। तो इसकी पोजीशन है बेटा यहां से, ये आपने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहां पर, क्लियर हो गया। जिस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ आपने ले ली dl और इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है लैम्डा और चार्ज यहां पर जो है वो है dq, क्लियर होगी पिक्चर। तो इतना पोर्शन हमने ले लिया। अब यहां पर कोई पॉइंट चार्ज जिसका पोजीशन वेक्टर r नोट है वो अगर प्रेजेंट है तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नोट, ये क्यू नोट चार्ज है बेटा, ठीक है। तो वो कैसे लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। अब क्यू नोट इनटू दूसरा क्या चार्ज आएगा बेटा, अब इंटीग्रेशन करवाना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो फोर्स आएगा वो तो क्या आएगा, स्मॉल चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या आएगा, आर। अब ये जो पोजीशन है बेटा, अगर इसकी पोजीशन आर है और इसकी आर नोट है, ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस पोजीशन को क्या लिख देते हैं, आर डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आर डैश का स्क्वायर
इंटू आर डैश कैप। तो इस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो ये डी क्यू है, इस डी क्यू की वैल्यू को आप पुट कर दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट इंटू डी क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा डीएल अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो इस प्रकार से आप बेटा लैम्डा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रहेगी, तो डिपेंडेंट नहीं है ये आर पे, तो डीएल का इंटीग्रेशन करके टोटल लेंथ निकाल सकते हैं। तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम इसी को एलोबरेट करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सिग्मा डीएस आ जाएगा बस, और वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, रो इंटू डीवी आ जाएगा। तो यही चेंज आ रहा है। तो आपने क्या सीखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो डिस्क्रीट हो चाहे वो क्या हो बेटा, कॉन्टिन्यूस हो, दोनों केसेस में हम जो है टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि जब हम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं और सिग्मा का इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिस्क्रीट। ये जो सिग्मा हमने यूज किया था बेटा, ये डिस्क्रीट के लिए होता है, डिस्क्रीट के लिए होता है, जबकि ये जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बात समझ में आई।